मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता बेटी। भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्या हुआ? जो रमेश मर गया, पर तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। वो घर तुम्हारा उतना ही है जितना विनोद का है। बस आज से तुम और राजू हमारे साथ हमारे घर रहोगे। सेठ लालचंद अपनी जवान विधवा बेटी और नाती को लेकर अपने घर आ जाता है। सेठ हैसियत में बहुत ज्यादा था। शानदार बंगला, चलता कारोबार, सब कुछ ही दिया था भगवान ने उसको। बस बेटी के नसीबों से मार खा गया। सेठ के घर में उसके साथ उसका बेटा विनोद, उसकी पत्नी रानी और पोती गुड़िया रहते थे। उसकी बहू रानी को अपनी ननद रीमा का विधवा होकर घर लौटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दुर्गा बहन, आपने सारी जिंदगी मेरे घर और मेरे बच्चों की बहुत सेवा की है। बस मैं चाहता हूं कि आगे से आप रीमा और राजू का बहुत ख्याल रखें, ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। साहब, आप चिंता न करें। रीमा मेरी भी बेटी है। बचपन से पाली है मैंने उसे। मैं उसकी आदतों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उसका और राजू का ख्याल रखूंगी। रानी ये बातें सुन लेती है। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी उसकी ननद का ख्याल रखे। वह बस इस हवेली में अकेले ही राज करना चाहती थी। सेठ लालचंद अपनी बेटी के गम से खा रहा था। वह उसकी और नाती की फिक्रों में अब बीमार रहने लगा था। वो एक फैसला करता है और सबको बुलाकर कहता है, बेटा विनोद, मैंने अपनी शहर वाली जमीन रीमा और राजू के नाम कर दी है, और कारोबार सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे जाने के बाद अपनी बहन और भांजे का बहुत ख्याल रखना। मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ये सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी ये सुनकर गुस्से से भर जाती है और कहती है, अभी के अभी जाओ अपने पिता के पास और उनको साफ कह दो कि वो जमीन हमारी है बस। रीमा को इस घर में बर्दाश्त कर रहे हो, ये काफी नहीं। शांति रखो रानी। पिताजी की हालत देखो। अभी उनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ा समय गुजरने दो। रीमा कौन सा कहीं जा रही है? दूसरी तरफ रीमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपका और भाई का साया हमारे सिर पर सलामत रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कब ये बूढ़ा मरेगा, कब सारी जायदाद हमें मिलेगी। ऊपर से अपनी बेटी को भी हमारे सिर चढ़ा दिया है। एक तरफ रीमा थी जिसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ भाई भाभी थे जिन्हें बस जायदाद चाहिए थी। रीमा अपने कमरे में उदास बैठी थी कि दुर्गा मौसी आई और कहने लगी, रीमा बेटी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। राजू भी कितना उदास लगता है। तुम दोनों गांव घूमा करो, लोगों से मिलो, दिल बहल जाएगा।
पर रीमा ने तो अपनी दुनिया ही खत्म कर ली थी। वो तो जीना ही भूल गई हो जैसे। एक सुबह सेठ लालचंद का देहांत हो गया। रीमा का रो रो कर बुरा हाल था। पहले पति और अब पिता का साया भी छीन गया था उसके सिर से। रीमा की तो अब दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो सारा दिन रोती रहती। राजू बेचारा मां को ऐसे देखकर दुखी हो जाता। जाओ ना, जाके रीमा से बात क्यों नहीं करते? अब कितने दिन हो गए हैं। अब किसका डर है तुम्हें? मुझे हर हाल में वो शहर वाली जमीन चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। थोड़ा सब्र करो, करता हूँ उससे बात। रानी को रीमा की एक नजर नहीं भा रही थी। रीमा बेचारी तो उसको कहती भी कुछ नहीं थी। बस रानी उसे किसी भी तरह घर से निकालना चाहती थी। अगली सुबह विनोद रीमा के पास आया और कहने लगा, रीमा, वो शहर वाली जमीन के कागजात मुझे देना। मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे काम है। रीमा का दिल तो भाई की मोहब्बत से भरा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके भाई की क्या नीयत है। वह विनोद को कागजात दे देती है। विनोद कागजात लेकर शहर चला जाता है और जमीन अपने नाम करवा लेता है। सारा दिन तुम और तुम्हारा बेटा मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। अब यह घर तुम्हारे बाप का नहीं है, न ही कारोबार तुम्हारे बाप का चलता है। ये सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कागजात अपने नाम करवाते ही अब रानी की नफरत खुलकर सामने आ गई थी। वह रीमा को झलिल करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। तुम्हें कितनी बार समझाया है गुड़िया, राजू के साथ मत खेलो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपने कमरे में जाओ। बच्चे तो मासूम होते हैं। रानी को तो एक मासूम अनाथ बच्चे का दिल टूटने की भी परवाह नहीं थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में इतनी नफरत थी। माँ, चलो अपने घर चलो। माँ, यहाँ कोई हमसे प्यार नहीं करता। मामी सारी दिन आपको और मुझे बोलती रहती हैं। मैंने यहाँ नहीं रहना माँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा। मामा मामी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान कर। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जो बनना है। वो राजू को झूठे दिलासे देती है। वो करे भी तो क्या करे, अब किसको दिल का हाल सुनाए। दूसरी तरफ विनोद से अपने पिता का कारोबार नहीं संभाला जा रहा था। सच पूछो तो उसे कारोबार का कोई तजुर्बा ही नहीं था। वो तो बस बीवी के इशारों पर चलता था। उसने कभी अपने पिता का हाथ नहीं बंटाया था। वो काफी नुकसान कर चुका था। रीमा, दुर्गा मौसी बीमार है। वो छुट्टियों पर है। इसीलिए आज से सारे घर का काम तुम करोगी। जी भाभी, आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगी। वो सारा दिन घर का काम करती रहती, पर किसी से शिकायत नहीं करती। आखिर थी तो वो भी जिम्मेदार सेठ
लालचंद की बेटी, जिसने कभी उसे कांटा भी चुभने नहीं दिया था। बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों अपने भाई भाभी का जुल्म बर्दाश्त कर रही हो? ये घर तुम्हारे बाप का है, भाई का नहीं। अपने हक के लिए बोलो, रीमा। दुर्गा मौसी को रीमा की हालत पर बहुत तरस आता है। वो उसे बहुत समझाती हैं, पर रीमा किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहती। दूसरी तरफ कारोबार को लेकर विनोद और रानी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या तुमने शहर वाली जमीन बेच दी विनोद? ये तुम क्या कर रहे हो? कितनी कीमती थी वो जमीन। रानी, और क्या करता? कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है। बहुत लोगों का कर्ज देना था। वो लोग मेरे पीछे घूम रहे थे। जब से रीमा आई है, सब कुछ बुरा ही हो रहा है। वो मनहूस है, मनहूस। पहले अपना शौहर खा गई, फिर बाप, और अब हमारे कारोबार को भी खा रही है। मैं उसे अब 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अब और ज्यादा यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी, मैं इतनी बारिश और तूफान में कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरा कसूर क्या है? रानी ठीक कह रही है रीमा। अब कारोबार के हालात वो नहीं है। मैं आगे तुम्हारा और राजू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें भाई, पिताजी ने हमें आपके हवाले किया था। हम कहाँ जाएंगे? भाई, मेरा और कौन है इस दुनिया में आपके सिवा? आज तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो रीमा पर। उसे गुमान भी नहीं था कि उसका भाई ऐसा भी कह सकता है। वो राजू को लिए आधी रात तेज तूफानी बारिश में लावारिसों की तरह भटकती रही। मुझे इसी दिन का डर था। रीमा बेटी, मेरी झोपड़ी तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, पर तुम यहाँ जब तक चाहो आराम से रहो। रीमा के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो अपने बेटे को लेकर और कहां जाती? बस दुर्गा मौसी के घर चली आई। रानी अब बहुत खुश थी। वो आखिरकार अपने मकसद में कामयाब जो हो चुकी थी, पर वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त कितना मुश्किल है। देखो, ये तो रीमा है, सेठ लालचंद की बेटी। क्या हालत हो गई इस बेचारी की। इसके भाई भाभी ने इससे सब कुछ छीनकर घर से निकाल दिया। बेचारी। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। दुर्गा मौसी, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसीलिए मैंने खुद कुछ करने का फैसला किया है। वैसे भी मैं पूरे दिन घर में रहकर बहुत बोर हो जाती हूँ। रीमा पढ़ी लिखी जवान थी। आखिर वह गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी। वह किस्मत से मार खा गई थी, पर अब हिम्मत करके खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। आखिर कितनी देर कोई सहारा देता है। उसकी काबिलियत और जमींदार की बेटी होने की वजह से उसे गांव के सबसे बड़े स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी और सरकारी घर भी मिल जाता है।
अब वह और राजू रोज साथ साथ स्कूल जाते हैं। अब रीमा और राजू एक खुशहाल और मुमताज जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने जीवन में बहुत ज्यादा दुख देखे थे, पर भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद विनोद के गोदाम में आग लग जाती है। वह चिल्लाता चिल्लाता रह जाता है, पर क्या फायदा, उसका सारा गोदाम जलकर राख बन जाता है। विनोद अपना सब कुछ गंवा बैठा था, जमीन, जायदाद, कारोबार। वह पहले ही बहुत कर्ज में था और अब और भी ज्यादा कर्ज चढ़ गया था। वह इन्हीं परेशानियों के कारण बीमार रहने लगा। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बस विनोद और उसकी पत्नी रानी को अब अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। उन्होंने धोखे से अपनी विधवा बहन और अनाथ भांजे का हक खाया, उन्हें बहुत दुख दिया, यहां तक कि अपने घर से ही निकाल दिया, ये सोचे बिना कि विधवा बहन और अनाथ भांजे के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। वे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। विनोद को पुलिस पकड़कर ले गई थी। कर्जदारों ने आखिरकार उसकी आखिरी बच्ची की हवेली बेचकर अपना पैसा वसूल लिया। अब वह बिल्कुल कंगाल हो गया था। रीमा को जब भाई के हालात की खबर मिली तो वह भागी चली आई। वह तो बहन थी ना, उसके दिल से कैसे भाई का प्यार खत्म हो सकता था। वह अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकती थी। रीमा, मुझे माफ कर दो बहन। जो जुल्म और ज्यादती हमने तुमसे की, हमें उसका बदला मिल गया। मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? आप ऐसा मत कहें। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। देखो, भगवान ने हमसे खुद ही बदला ले लिया। रीमा का दिल अपने भाई के लिए साफ था। वह अपने भाई, भाभी और गुड़िया को अपने घर ले आती है। इसे ही कहते हैं किस्मत का वार। जिस भाई भाभी ने कभी उसे अपने घर से निकाला था, आज वही खुद बेघर होकर उसी बहन के घर जाने पर मजबूर थे।